आतंकी नेटवर्क में शामिल होने के आरोपी डॉक्टर शाहीन कितनी निर्दयी थी, उसके पूर्व पति ने हमें बताया। पूर्व पति के मुताबिक आज से 13 साल पहले उसने बिना किसी ठोस वजह के तलाक ले लिया। उसने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। अब 2012 से तलाक होने के बाद डॉक्टर जफर अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। उनके मुताबिक शाहीन ने खुद ही तलाक लिया था। उन्होंने ही कहा कि वो डाइवोर्स दे रही हैं आपको? उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद बोला इस चीज को कि वो आपको डाइवोर्स दे रही है कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। क्या इरादा रहा होगा वो मुझे नहीं कुछ पता। कोई 9 साल चली शादी को तोड़ने से पहले उसने अपने 2 बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। जब उन्होंने छोड़ा तो बच्चे कितने बड़े रहे होंगे आपके? मेरा एक बेटा जो है वो 7 साल के आसपास का था, बड़ा वाला, और छोटा जो वो भी 4 साल। अभी जिस शाहीन पर कट्टरपंथी आतंकियों की मदद करने का आरोप है, पूर्व पति के मुताबिक पहले तो वो बुर्का भी नहीं पहनती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो नकाब तक नहीं पहनती थी, कभी भी नहीं। हम लोग नमाज वगैरह कभी पढ़ लेते थे। अब पूर्व पति ने कहा है कि शाहीन दोषी हो तो उसे फांसी की सजा तक दे दी जाए। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और इन सब के बीच ब्लास्ट का एक नया वीडियो सामने आया जो कि ब्लास्ट के बेहद करीब का है। 10 नवंबर की शाम सब कुछ सामान्य था, तभी हो गया ये धमाका। धमाके का जो वीडियो आप देख रहे हैं वो सामने आया सबसे नया और करीब का वीडियो है। इस सीसीटीवी को ध्यान से देखिए। हर रोज की तरह चांदनी चौक से लाल किले के सामने गाड़ियों की लंबी कतार थी और पूरा इलाका भीड़ से भरा था। रेड लाइट पर गाड़ियां धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। उसी भीड़ में धमाके वाली i20 कार भी मौजूद थी जिसे डॉक्टर उमर चला रहा था और अचानक धमाका हो गया। जैसे ही धमाका हुआ वैसे ही लोग इधर उधर भागते दिखे। अब पुलिस इन वीडियो के आधार पर धमाके की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। देखिए, जैसा कि डीएनए के मिलान से ये साफ हो गया है कि धमाके वाली कार डॉक्टर उमर नबी ही चला रहा था। अब उमर नबी धमाके से पहले दिल्ली में कहां पर गया था उसके भी खुलासे हो रहे हैं। वो वीडियो भी सामने आ रहे हैं। जो कार आप देख रहे हैं वो वही i20 कार है जिसके धमाके से दिल्ली दहल गई। विस्फोटक से भरी कार धमाके से पहले दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में दौड़ती दिखी। तस्वीरें कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल की हैं। घड़ी पर वक्त 2:05 का दिखा। कनॉट प्लेस दिल्ली की वो जगह है जो सेंट्रल दिल्ली कहलाती है। यहाँ से संसद भवन, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन जैसे कई अति संवेदनशील जगहों की दूरी बेहद कम है। वहीं लाल किले की पार्किंग में कार लगाने से पहले उमर एक और जगह गया और वो जगह है तुर्कमान गेट की मस्जिद। चेहरे पर गिरफ्तारी का डर साफ दिखा। एक हाथ पैंट की जेब में डालकर उमर चलते चलते पीछे की तरफ मुड़ा और फिर आगे बढ़ गया। तुर्कमान गेट की मस्जिद में कुछ देर रहने के बाद उमर लाल किले की पार्किंग में चला गया, जहां काफी देर रुकने के बाद लाल किले के करीब धमाके की खबर आ गई। बता दें कि दिल्ली पुलिस के पास डॉक्टर उमर के करीब 50 जगहों के सीसीटीवी फुटेज हैं। ऐसा ही एक सीसीटीवी हादसे वाले दिन का एक और मिला है, जब सुबह 8:02 पर उमर बदरपुर बॉर्डर टोल के रास्ते दिल्ली में एंट्री करता दिखाई दिया। उमर इस कदर हड़बड़ी में था कि मुंह पर मास्क पहनकर बार बार कैमरे की तरफ देखता रहा। इस दौरान कार की पिछली सीट पर एक बैग भी रखा हुआ दिखाई दिया। क्या इसी बैग में विस्फोटक था, ये जांच का विषय है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुर्खियों में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो सकती है। देखिए, आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद यानी कि NAAC की मान्यता को लेकर झूठा दावा किया था। यानी अल फलाह पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। इसी मामले में NAAC ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन से 7 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा। आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर झूठी जानकारी देकर छात्रों और अभिभावकों को गुमराह किया। NAAC ने साफ किया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ना तो मान्यता प्राप्त है और ना ही इसके लिए आवेदन किया है। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट में A ग्रेड मान्यता मिलने का दावा किया है। इस बीच हरियाणा पुलिस दिल्ली के ओखला में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पहुंची और छानबीन की। इस दौरान पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन सईद और उमर से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज जुटाए। देखिए, एक और खुलासे से ये पता चला है कि आतंकियों के आका सिर्फ दिल्ली को ही नहीं बल्कि उनके टारगेट पर 4 और ऐसे बड़े शहर थे जहां वो धमाका करने की योजना बना रहे थे। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के अलावा देश के 4 अलग अलग शहर थे। इन सभी शहरों की रेकी तक हो चुकी थी।
सूत्रों के मुताबिक करीब 8 संदिग्धों ने 4 जगहों पर सीरियल धमाके करने की साजिश रची थी। इन संदिग्धों ने 4 अलग-अलग शहरों में जाकर हमला करने की योजना बनाई थी। हर एक ग्रुप में 2-2 सदस्य शामिल थे। इन सभी ग्रुप के पास आईईडी थे, जो 4 शहरों में सीरियल ब्लास्ट की योजना बना रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क और इसके सरगना की जांच में जुट गई हैं। खुफिया सूत्रों का तो ये भी कहना है कि आतंकियों ने करीब देश भर में 32 गाड़ियों को विस्फोटकों से लैस कर सीरियल धमाकों की प्लानिंग की थी। कहा तो ये तक जा रहा है कि आतंकियों ने 6 दिसंबर की तारीख चुनी थी, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी थी। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब चौकन्ना हो गई हैं। शाहीन का लखनऊ के खंडारी बाजार इलाके से संबंध निकल आने के बाद अब आसपास के इलाकों पर भी एजेंसियां निगरानी कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एजेंसियों ने दावा किया है कि धमाकों से देश के कई धार्मिक इलाकों को दहलाने की साजिश थी, खासतौर पर अयोध्या को। इधर यूपी पुलिस भी पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। 18 ऐसे लोगों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। ये वो संदिग्ध हैं जिनका नाम कभी आतंक से जुड़े होने में सामने आया था। संदिग्धों की कॉल डिटेल, बैंक लेन देन की जांच की जा रही है। यही नहीं, इन 18 संदिग्धों की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। संदिग्धों की पड़ताल के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। टीमों का गठन लखनऊ पुलिस ने किया है। इन टीमों को एटीएस और खुफिया विभाग के द्वारा दिए गए नामों के संभावित ठिकानों पर पड़ताल करने और निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। देखिए, लाल किला कार ब्लास्ट को सरकार ने आतंकी हमला मान लिया है और इसी केस की जांच में लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। जांच में यह भी पता चला कैसे जैश के चंगुल में फंसकर अपने ही देश के इसके लोग गद्दारी कर रहे थे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जमाने में आतंकी सेशन ऐप का इस्तेमाल करते हैं। वजह, इस ऐप में मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होती। सेशन ऐप में चैट का मेटा डेटा भी सेव नहीं होता। यहाँ तक कि ऐप आपका आईपी एड्रेस भी सेव नहीं करता। ये तो आपने सेशन ऐप को समझा। अब आपको बताते हैं कि कैसे षड्यंत्र का खाका तैयार हुआ, और वो भी 7 समंदर पार से। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने पुलिस की पूछताछ में बताया, जैश से जुड़ने के शुरुआती दिनों में अबू उक्सा नाम के हैंडलर से उसकी बात होती थी। अबू उक्सा से बातचीत के लिए मुजम्मिल को तुर्की का नंबर दिया गया, लेकिन बाद में सेशन ऐप के इस्तेमाल को कहा गया, जिससे बातचीत कभी लीक न हो। साल 2022 में मुजम्मिल को हैंडलर से मिलने भी तुर्की बुलाया गया। सुरक्षा एजेंसियों को भनक ना लगे, इसीलिए लोकेशन के तौर पर भी तुर्की का इस्तेमाल हुआ। हैंडलर का नंबर भी तुर्की का ही था, जिससे किसी को पाकिस्तान या जैश ए मोहम्मद पर शक न हो। इसके अलावा पता चला है कि डॉक्टर के भेष वाले आतंकी 2 टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े थे, जिनके जैश ए मोहम्मद के होने का शक है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर्स ऑफ टेरर की कुंडली खंगाली जा रही है। एक के बाद एक नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, और इस बीच डॉक्टर आदिल की शादी में आए मेहमानों की छानबीन भी शुरू हो गई है। डॉक्टर आदिल को जैश ए मोहम्मद से कथित संबंधों के आरोप में यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। अब ये बात सामने आ रही है कि दिल्ली ब्लास्ट से 10 दिन पहले आदिल दिल्ली में ही मौजूद था। इस बीच जानकारी ये भी निकल कर आई कि 4 अक्टूबर को आदिल की शादी हुई थी। अब एजेंसी उन लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है जो आदिल की शादी में शामिल हुए। इन सभी मेहमानों से पूछताछ की जा सकती है। आदिल सहारनपुर के मेडिकेयर हॉस्पिटल में काम करता था, और उसकी शादी में अस्पताल के डॉक्टर के अलावा कुछ खास स्टाफ भी पहुंचे थे। इसके साथ साथ शादी में कश्मीर से भी 2 लोग आए थे, जो जांच एजेंसियों के रडार पर है। हमें शादी के लिए बुलाया गया था, हम शादी में गए, हमें कोई भी इस तरह की स्थिति या कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति हमें वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। वो हॉस्पिटल अथॉरिटीज की तरफ से प्रोवाइड कराया गया था। उनको जो हाउस था, सभी स्टाफ से, जितने भी कॉलेज हॉस्पिटल के स्टाफ है और डॉक्टर, सबसे पूछताछ की गई है और सबने सहयोग किया है। आगे भी कोई पूछताछ की जरूरत या कुछ ऐसा ही आवश्यकता पड़ती है तो सब पूरा सपोर्ट किया जाएगा। दरअसल जांच एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी में इस मॉड्यूल से जुड़ा कोई और शख्स शामिल तो नहीं हुआ था। दिल्ली में हुए धमाके की आंच हरियाणा के मेवात तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियों ने दिनेश कुमार नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। जांच एजेंसीज को पता चला है कि मेवात से होते हुए ही उमर फिरोजपुर जिरका पहुंचा था और उसके बाद दिल्ली की तरफ आया। अब एनआईए ने मेवात के पिनगवा से खाद्य विक्रेता दिनेश उर्फ डब्बू सिंगला को हिरासत में लिया। आरोप है कि दिनेश ने ही डॉक्टर मुजम्मिल को विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराई थी। सूत्र बता रहे हैं कि डब्बू सिंगला कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि ज्यादा मुनाफे के लालच में उसने 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई की थी, जो विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख सामग्री है। इस घटना के बाद परिवार दहशत में है और मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए हुए हैं और कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। दिल्ली में हुए धमाके को लेकर इस पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस पूछ रही है कि इसे आतंकी घटना बताने में सरकार को 48 घंटे से ज्यादा का समय
आखिर कैसे लग गया? ये कौन लेगा? ये विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची, ये विस्फोट कैसे हुआ, किस स्तर पे फेलियर हुआ, किसकी विफलता रही, कौन जवाबदेही लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। हमें याद है 26/11 हुआ था, हमारी सरकार थी, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। इधर केंद्रीय मंत्री ने दावा कर दिया कि इस घटना में पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान का कैसे नहीं हाथ, और किसका हाथ है? सीधा पाकिस्तान का हाथ है। अगर वाकई इस घटना में पाकिस्तान का हाथ है तो फिर कांग्रेस का सवाल है कि जब पहले ही कह दिया गया था कि पहलगाम के बाद कोई भी आतंकी घटना एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी, तो अब सरकार क्यों नहीं कुछ कह रही है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।